हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? सामान्यतः यदि सेल डिवीजन की परिभाषा देखी जाए तो किसी भी कोशिका का गुणन होना, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका का गुणन होना या फिर उस कोशिका का विभाजन होना जिससे एक या एक से अधिक कोशिकाएं बने, उसे कहते हैं कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? ऐसा विभाजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोशिका का ऐसा विभाजन जिसमें कोशिका एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हमें यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि हम समसूत्री विभाजन कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इतनी बार समसूत्री विभाजन करवाया और इसमें कितनी कोशिकाएं बनेगी? उसके लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया हुआ है। वह सूत्र ये है 2n, जहाँ n बराबर समसूत्री विभाजन की संख्या है। n ही कहने का अर्थ है कि हमने कितनी बार समसूत्री विभाजन करवाया है, उसकी संख्या है। उसकी वजह से हम ये निकाल सकते हैं कि हमें समसूत्री विभाजन इतने कराने पर उतनी कोशिकाएं प्राप्त होगी। जैसे कि यदि n बराबर 1 रखें तो हमें दो कोशिकाएं प्राप्त होगी, यानी पहली बार जब हम पहली बार समसूत्री विभाजन करेंगे तो हमें मात्र दो कोशिकाएं प्राप्त होगी। जैसे ही हम n का मान 3 रखेंगे तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 8 होता है। तो हमें जो नई कोशिकाएं, जिन्हें पुत्री कोशिकाएं भी कहते हैं, पुत्री कोशिकाओं की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी? 8 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? 8 प्राप्त होगी। अब हम यदि कोशिका विभाजन में देखें तो सबसे मुख्य जो चीज़ होती है वह होती है कोशिका चक्र, जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल। वास्तव में सेल साइकिल होता क्या है? वे समस्त पद जो कोशिका को विभाजित करने हेतु तैयार करते हैं, एवं अंत में विभाजित करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें वे सारे पद सम्मिलित होते हैं, इसमें वह सारी प्रक्रिया आती हैं जिसमें एक कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है और बाद में विभाजन करती है। इसे कहते हैं कोशिका चक्र। यानी एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना और उसमें जो सारी प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को कोशिका चक्र कहते हैं। अब पूछा जाए कि ये कोशिका चक्र कितने प्रकार का होता है, तो फिर से क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो ये कोशिका चक्र देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। पहला कोशिका चक्र ये होता है, पहले कोशिका चक्र में इंटरफेज अवस्था आती है जिसे अंतरावस्था कहते हैं, दूसरे में एम फेज आती है। अब ये अंतरावस्था क्या होती है? अंतरावस्था को हम तैयारी की अवस्था भी कह सकते हैं, प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तो वह विभाजन के लिए तैयार होती है ना, तो उसको कौन कौन सी चीज़ चाहिए? जो उनको चीज़ें चाहिए ना, उन चीज़ों का पहले निर्माण हो जाता है और उन चीज़ों का इंट्रावस्था में निर्माण हो जाता है। फिर आती है एम फेज में द्विगुणन हो जाता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। एम फेज को विभाजन प्रावस्था भी कहते हैं, डिवीजन फेज भी कहते हैं। अब यदि इसकी अवधि पूछ ली जाए तो इंट्रावस्था की अवधि 90 से 95% होती है। 100 घंटों में से 90 से 95% अंतरावस्था में समय लग जाता है। हम जानते हैं, सीधी सी बात है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी में समय अधिक लगता है, लेकिन एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में कितना, या 2 या 3 या 4 घंटों का एग्ज़ाम होता है और हमें पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या है, हमें तैयार होने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितने समय तक मेहनत करनी पड़ती है? तो अवधि तो सीधी सी बात है इसकी ज़्यादा ही होगी। फिर आती है एम फेज।
एम पेज में अवधि होती है वो 10 से 5% होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि एग्जाम्पल से हम समझें तो एग्जाम्पल यदि मानव कोशिका का लें तो मानव कोशिका एक दिन में, एक रात दिन जिसे मानते हैं, 24 घंटों में केवल एक बार विभाजन करती है। तो 24 घंटों में एक बार विभाजन करती है तो उसमें से 22 से 23 घंटे तो इंट्रावस्था में लग जाते हैं। 22 से 23 घंटे तो इंट्रावस्था में लग जाते हैं। यानी कोशिका वे सारी पदार्थों का निर्माण करता है। कोशिका सारी पदार्थों का निर्माण करता है जो विभाजन के लिए आवश्यक होती है, और मात्र 1 या 2 घंटे ही लगते हैं विभाजन होने में, यानी एम फेज में। अब हम कोशिका चक्कर की ओर आते हैं। तो कोशिका चक्कर में क्या होता है, ये कोशिका चक्कर में इतनी सारी अवस्थाएं होती हैं। ये इंट्रावस्था के पार्ट हैं, मैं बताना भूल गया, इंट्रावस्था के पार्ट हैं G1, S और G2 अवस्था। अब जीवन क्या होता है पूछोगे तो जीवन, इसको गैप या ग्रोथ अवस्था भी कहते हैं, वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। एस क्या होता है, सिंथेसिस या संश्लेषी अवस्था भी होती है। और G2 हमें पता है गैप या ग्रोथ, सेकंड 2 यानी सेकंड। अब इसमें ये जीवन अवस्था होती है, एस अवस्था होती है, G2 अवस्था होती है, एम फेज होती है और G नोट। अब आप पूछोगे G नोट क्या होती है, इस G नोट क्या होती है, G नोट इसको क्वाइसेंट या शांत अवस्था भी कहते हैं। इसको शांत अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वे सारी कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं जो विभाजन ही नहीं करती है। इसमें वे सारी कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं जो विभाजन ही नहीं करती है। जैसे कि अब आप एग्जाम्पल पूछोगे कि ऐसी कौन सी कोशिका जो विभाजन ही नहीं करती है ऐसी कोशिका है हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन सेल पाई जाती है वह विभाजन नहीं करती है। दूसरी, हमारे हार्ट की जो सेल्स होती हैं, जो हार्ट की कोशिकाएं होती हैं, वे विभाजन नहीं करती है। तो वे क्या है, जी नोट या G0 फेज अवस्था में रहते हैं। जीवन अवस्था में क्या होता है, किसी भी कोशिका में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो कि एस अवस्था के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, एस अवस्था में क्या होता है, सामान्यतः एस अवस्था में देखा जाए तो डीएनए की कॉपी होती है, लेकिन नियमानुसार देखा जाए तो डीएनए का गुणन होता है, इसके साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन का भी गुणन होता है, और इसके साथ साथ में तारक केंद्र का भी द्विगुणन होता है। जब भाई तारक केंद्र का द्विगुणन होगा तभी तो तारक तंतु बनेंगे, और जब तारक तंतु बनेंगे तभी तो कोशिका का विभाजन होगा। और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ में संलग्नित रहती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, डीएनए को कुंडलित आकार प्रदान करती है। ये जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। और तारक केंद्र होता है, तारक केंद्र तारक तंतुओं का निर्माण करता है कोशिका विभाजन के समय। तो हमें तारक केंद्र का भी द्विगुणन करना बहुत जरूरी है। और G2 अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आरएनए और प्रोटीन का निर्माण इसमें भी हो रहा है और आरएनए और प्रोटीन का निर्माण इसमें भी हो रहा है। तो अब इसमें भी आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी संश्लेषण यानी निर्माण ही होता है, और इसमें भी आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। ये आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ना, वो तो एस अवस्था में काम आता है। एस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है ना, उस अवस्था में ये जो प्रोटीन की आवश्यकता और जो आरएनए की आवश्यकता होती है ना, वो एस अवस्था में काम आती है। और जो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ये जो आरएनए और प्रोटीन है, ये प्रोटीन और आरएनए इसमें निर्मित होते हैं और इसके लिए काम आते हैं, एम फेज के लिए काम आते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 चेक पॉइंट आते हैं। पहला चेक पॉइंट जीवन और एस अवस्था के बीच में होता है, पहला चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट क्या करता है, चेक पॉइंट जो जीवन द्वारा उत्पादित जो पदार्थ हैं उनको चेक करता है कि भाई कोशिका में ये आरएनए और प्रोटीन पूर्ण रूप से बने या नहीं बने। और इसके साथ साथ में मतलब कोशिका में कोई खराबी तो नहीं है, यदि खराबी है तो ये वापस भेज देती है, खराबी नहीं है तो ये इस अवस्था में भेज देते हैं। ये चेक, फर्स्ट चेक। अब दूसरा चेक होता है वो G2 और M अवस्था के बीच में होता है, G2 और M फेज के बीच में होता है, और इसको चेक इन चेक पॉइंट भी कहते हैं। अब ये चेक पॉइंट क्या करता है, जैसे ही डीएनए की प्रतिकृतिकरण हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन का गुणन हो जाता है, तारक केंद्र का गुणन हो जाता है, और इसमें डीएनए का भी गुणन हो जाता है, कॉपी हो जाती है, तो उसको चेक करता है, चेक करके फिर आगे भेजता है। लेकिन ये बात तो परफेक्ट है
अब आता है एक अपवाद है कि जीवन और एस और G2 अवस्थाएं होती हैं, वे जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवन अवस्था भी नहीं होती है, एस अवस्था भी नहीं होती है और G2 अवस्था भी नहीं होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। वैसे मतलब ऐसी कोशिका होती है जिसमें सुसंगठित केंद्र या कोशिकांगों का अभाव होता है। तो इसी प्रकार ये आज का आपका टॉपिक एंड होता है और ये टॉपिक था कोशिका चक्र के बारे में। आज हमने पढ़ा कोशिका विभाजन के बारे में, कितने प्रकार की होती है, टाइप्स पढ़े, कोशिका चक्कर के बारे में पढ़ा। थैंक्स, फिर मिलेंगे।